Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are safe and healthy. Uh, Today's our topic is the foundation of entrepreneurship. This one is our first session about for the entrepreneurship, and I'm going to explain you that what is entrepreneurship, who is an entrepreneur, and further details about it. सही है? So first of all, I would like to explain you that what is an entrepreneur. ठीक है, तो बेटा इंटरप्रेन्योर कौन होता है? सबसे पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हु इज अ पर्सन whom we call entrepreneur. सही है? So entrepreneur is someone who organize a business venture and assumes risk on it. ठीक है, तो ये वो पर्सन होता है जो एक बिजनेस को सेटअप भी करता है और किस मोटिव के लिए, किस पर्पस के लिए, कि वो अर्न करे प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन ना सिर्फ के प्रॉफिट अर्न करे बल्कि उसका मोटिव जो एक्चुअल मोटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि उसका जो एक्चुअल मोटिव होता है वो ये होता है कि वो जो भी पर्टिकुलर फील्ड को लेके वो एक बिजनेस सेटअप कर रहा है तो उसमें वो इनोवेशन लेकर आए, वो एक ऐसी क्रिएटिविटी लेकर आए जो उससे पहले कोई नहीं लेकर आया था। वो अपने आप को सब में बिल्कुल जो है मुनफरिद जो है या डिफरेंट कहें आपके इनोवेटिव वे में जो है अपने आप को प्रेजेंट करता है, और यही जो चीज होती है वो की बन जाती है उसकी सक्सेस। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक अगर हम कहें तो एक इनोवेटर होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो एक रिस्क टेकर होता है। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं कि एक एंटरप्रेन्योर है और वो जो है कोई बिजनेस ऐसा स्टार्ट करना चाह रहा है जिसमें वो कुछ क्रिएटिविटी दिखाए अपनी, तो इसमें बहुत से चांसेस ऐसे होते हैं, पॉसिबिलिटीज ऐसी होती हैं जिसमें रिस्क होता है कि वो लॉस कर जाए, या उसकी वो क्रिएटिविटी, उसकी वो थॉट जो है जो उसने सोची हुई है उस तरह का वो प्रेजेंट ना कर पाए या मैन्युफैक्चर ना कर पाए उस गुड्स को। लेकिन जो है क्योंकि इससे पहले उसकी कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं होती है उससे रिलेटेड, और वो कुछ न्यू करना चाह रहा होता है। ठीक है, तो एक इंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेटर होता है। एक इनोवेशन वो अपने क्रिएटिव माइंड से जो है कोई एक आइडिया निकालता है जिसमें वो कुछ इनोवेशन करता है या समटाइम्स इन्वेंशन करता है, और उसके बाद जो है उसमें रिस्क टेकिंग जो होती है वो एक मेन जो होता है उसकी की होती है जो कि उसको लेना पड़ता है। सही है, रिस्क जो है वो हर चीज में होता है, कोई भी न्यू चीज करेंगे वैसे तो नॉर्मल हर बिजनेस में जो है रिस्क होता है आपके इन्वॉल्व, लेकिन जो इंटरप्रीनियोर होते हैं उनके पास रिस्क इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उन्होंने जो एक अपना विजन बनाया होता है कि वो जो भी वॉट एवर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ एक सेल फोन की, तो अगर वो ये चाहते हैं कि वो एक सेल फोन को जो है वो इन्वेंट करें या इन्वेंट तो हो चुका है, इनोवेट करें, इसमें कुछ चेंजिंग लेकर आए, तो इसमें क्या जो है पॉसिबिलिटीज है या क्या जो है 100% गारंटी है कि जो वो सोच रहे हैं तो फाइनली वो उसी प्रोडक्ट को उस फीचर्स के साथ प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इसमें रिस्क जो होता है फाइनेंस का रिस्क भी होता है, इसके अलावा जो हमारी लेबर फोर्स होती है उसका रिस्क होता है। माइट भी पॉसिबल कि हमारे पास जो है जो हमने जितना सोचा है उससे ज्यादा हमारा बजट बन जाए। ठीक है, कॉस्ट ज्यादा आ जाए, हमने जितनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारी थी। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो है मैंने जैसे कहा आप लोगों के लेबर लेबर रिस्क भी हो सकता है। लेबर रिस्क किस तरह से हो सकता है कि आपने जो है अपने जानते बहुत ज्यादा एफिशिएंट किसी इंजीनियर को या फिर जो है कोई भी जो भी लेबर स्किलफुल लेबर है आपने उसको हायर किया है इस परसेप्शन के साथ कि इसके अंदर फुल ऑफ नॉलेज है और ये अपनी पूरी एफर्ट दिखाएगा और ये जो आपका आइडिया है उसको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर आएगा। लेकिन माइट भी पॉसिबल कि वो बंदा जो है वो पर्सन जो है वो क्रिएटिव तो बहुत हो लेकिन वो चाह नहीं रहा हो काम करना। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पर लेबर फोर्स की भी लैकिंग हो जाती है, उनका भी रिस्क आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्किल्स, अगर मैं इंटरप्रेन्योर की बात करूँ तो वो एक पर्सन होता है जो कि हर तरह के स्किल्स उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, और अगर नहीं भी मौजूद है तो उसके अंदर आई कैन डू इट वाली जो स्पिरिट होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक इंसान के अंदर जो है वो तमाम फीचर्स, तमाम जो है वो फीचर्स कहें या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कहें वो नहीं होती, और हर चीज का स्पेशलाइज्ड एक पर्सन नहीं बन सकता। तो इस वजह से वो बस उसके अंदर एक आई कैन डू इट की अगर पावर होगी, स्पिरिट होगी, तो वो जो है जरूर जो है वो सक्सेस हासिल करेगा।
ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने एंटरप्रेन्योर की बात की, जो एक पर्सन है। अब एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है। किस चीज का प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस विद द एम टू मेक अ प्रॉफिट। और इसका जो मोटिव होता है वो जस्ट और जस्ट ये होता है कि वो एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो क्रिएट करे और अपने आइडियाज के थ्रू के वो बहुत अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। और ना सिर्फ ये प्रॉफिट अर्न कर सके, बल्कि अपनी मार्केट में वो उसकी एक अपनी जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो, और वो अपनी फीचर से, अपनी क्रिएटिविटी से जो है वो हर एक में जो है वो आइडेंटिफिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस और बिजनेसेस व्हाइल बिल्डिंग एंड स्केलिंग इट टू जनरेट अ प्रॉफिट, ठीक है। What the entrepreneurship definition does not tell you is that the entrepreneurship is what people do to take their career and dreams into their hands and lead it in the directions of their own choice. It's about building a life on your own terms, no bosses, no restriction schedule, and no one holding you back. Entrepreneurs are able to take the first step into making the world a better place for everyone in it. ठीक है। अब जैसे अब इसमें आपको बताया गया है कि इंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो एक ऐसी चीज है जिसमें एक इंटरप्रेन्योर, एक पर्सन जो होता है, वो जो इंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी मर्जी से हर काम करता है। उसका जो विजन होता है वो अपना विजन सामने रखते हुए अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है। इसके अलावा उसके पास जो है किसी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, वो किसी उसके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है। वो अपना जो अपना जो भी काम करता है वो अपनी ओन पे करता है। उसको पता होता है कि उसको आगे क्या डिसीजन लेना है, और अगर कोई डिसीजन लिया है और उसको दोबारा स्टेप बैक करना है तो वो भी उसको पता होता है, और वो इजीली कर सकता है, उसे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक्चुअली वो ये प्रोसेस है जो कि एंटरप्रेन्योर जो है वो करता है, और वो अपने आइडियाज को, अपनी जो भी क्रिएटिविटी है उसके को ऐड करते हुए कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो होती है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एंटरप्रेन्योर की प्रोफाइल की, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अभी तक हमने जो बात की वो एंटरप्रेन्योर से ही रिलेटेड की है, लेकिन अब हम स्पेसिफिकली जो है उसकी प्रोफाइल को एक दफा देख लेते हैं। प्रोफाइल क्या होती है? जैसे अब आप हैं, आपकी प्रोफाइल क्या होगी कि आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, चाहे वो बैड क्वालिटीज हो या गुड क्वालिटीज हो, दैट इज योर प्रोफाइल, सही है। तो एंटरप्रेन्योर, एज एन एंटरप्रेन्योर, उनकी प्रोफाइल्स क्या होती है? तो नंबर वन इज डिजायर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बेटा देखिए, अगर एंटरप्रेन्योर की बात की जाए तो वो फुल ऑफ स्पिरिट होते हैं, वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। वो चाहते हैं कि उन्होंने जो अपना विजन बनाया है उसको अचीव करने के लिए वो सब कुछ कर दें, ठीक है। तो उनकी डिजायर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वो कभी ये नहीं कहते कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं इसके बाद ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनका अपना ओन बिजनेस होता है और उनका आइडिया होता है, उनको उसको अचीव करना होता है। तो इस वजह से वो हर चाहते हैं कि तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसपास हैं उनके, वो तमाम जल्द से जल्द कंप्लीट करें और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जो है वो मूव करें, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करने की डिजायर बहुत ज्यादा होती है। वो बहुत खुश होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक ओवर करके और उसको फुलफिल करके, और उसके अलावा वो सीख कर रहे होते हैं कि कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनको मिले तो वो भी कर ले, ठीक है। सेकेंड वन इज प्रेफरेंस ऑफ मॉडरेट रिस्क, ठीक है। तो इंटरप्रीन्योर की बात क्या करूं मैं आपको, कि अगर मैं एक नॉर्मल बंदे की भी बात करूं तो यही बात है कि बेटा कोई भी जो है हाई रिस्क उसी वक्त लेता है जब उसको कुछ पॉसिबिलिटीज होती है हाई प्रॉफिट की, ठीक है। जब इंटरप्रीन्योर की मैं बात करूंगी तो ये प्रिपेयर करता है मॉडरेट रिस्क को। मॉडरेट रिस्क को इसलिए करता है कि आया कि अगर उसको कोई लॉस होता है तो उसको इतने ज्यादा जो है इफेक्ट ना करे वो लॉस, क्योंकि आपको जैसे पता है एक हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट है, हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट एंड लोअर द रिस्क लोअर विल बी द प्रॉफिट। सो मॉडरेट रिस्क होगा तो मॉडरेट प्रॉफिट और लॉस होगा, है ना। तो अगर हमें लॉस होता है इंटरप्रेन्योर को तो वो मॉडरेट लेवल पे हो, तो इस वजह से जो है इनकी प्रेफरेंस होती है कि वो मॉडरेट रिस्क ले, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, उनको अपने ऊपर रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है।
वो बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंस होते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो काम करते हैं वो पूरा कर लेंगे, उनके अंदर ये स्पिरिट होती है, कॉन्फिडेंस होता है और वो जो है हर काम के लिए जो कैन डू वाली उनकी स्पिरिट होती है उसको जो है कैरी ऑन करते हुए अपने तमाम वर्क्स को जो है वो अकम्प्लिश करते हैं और एफिशिएंटली अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वन पॉइंट इज कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड। उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है इस चीज का कि वो जो काम उन्होंने पिक किया है उसको अकम्प्लिश करने के लिए, तो उनको वो उसमें सक्सेस हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है और जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस लेवल अगर होगा किसी भी इंसान में कोई भी काम करने को या उसको अकम्प्लिश करने को सक्सेसफुली, तो ही वो आगे बढ़ सकता है। अगर वो नर्वस होगा किसी काम के लिए तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग. So that's why entrepreneurs are full of confidence in their ability to succeed any goal, anything. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन, व्हाट इज डिटर्मिनेशन बेटा? डिटर्मिनेशन मीन्स ये है कि एंटरप्रेन्योर जो है एक गोल की तरफ फोकस कर देते हैं. ठीक है, अगर वो एक गोल की तरफ जब फोकस करते हैं तो वो उसी के लिए जो है तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टेक ओवर करते हैं, उसी के लिए रिस्क भी लेते हैं, उसी के लिए तमाम काम करते हैं और सेल्फ रिलायंस अपने आप को पाते हैं. ठीक है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि उस गोल को वो अचीव कर लेंगे. तो डिटर्मिनेशन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो आपको ये बता रहा है कि एंटरप्रेन्योर एक पर्टिकुलर गोल के पीछे जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है और वो डाइवर्सिफाई नहीं होता अदर गोल्स की तरफ. ठीक है, तो वो उसका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती है वो पर्टिकुलर गोल की तरफ होती है और वो उसी को फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा वर्कआउट करता है. ठीक है, उसके बाद है डिजायर ऑफ इमीडिएट फीडबैक. अगर मैं बात करूं अदर देन एंटरप्रेन्योर की, तो या फिर एक नॉर्मल हाउस वाइफ की भी बात कर लूं, तो अगर एक हाउस वाइफ है और वो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रगल करके कोई कुकिंग करती है और बहुत कुछ स्पेशल डिश बनाती है. ठीक है, और फिर वो सबके सामने प्रेजेंट करेंगी और अगर उनकी तारीफ ना की जाए या खाने के बाद बहुत देर बाद जो है उनको बताया जाए कि नहीं डिनर बहुत अच्छा था या लंच बहुत अच्छा था, तो वो उसको उस वक्त जो है वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगी, वो इतना ज्यादा हैप्पी नहीं होंगी. अदरवाइज इसके कि अगर आप उसी वक्त जो है डाइनिंग टेबल पे उनको ये आप जो है रियलाइज करवाओ कि आपने जो डिश बनाई है वो बहुत डिलीशियस है. ठीक है, तो डिजायर ऑफ इमीडिएट फीडबैक का मतलब ही यही है कि एंटरप्रेन्योर भी चूंकि बहुत मेहनत करता है बेटा, तो वो चाहता है कि जो भी उसकी सक्सेस है उसका फीडबैक उसको मिलता रहे और वो उससे बहुत ज्यादा खुश होता है. तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसको लेट सपोज कि अगर उसने एक सेल फोन बनाया है और उसमें कुछ इनोवेशन की है, उसमें कुछ क्रिएटिविटी दिखाई है, तो वो चाहता है कि वो कस्टमर से इंटरव्यू कंडक्ट हो और उससे फीडबैक मिले कि उसने जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी की है तो उसमें उसका उनका फीडबैक क्या है. ठीक है, और फीडबैक के एक और रीजन ये भी होता है कि एंटरप्रेन्योर वांट्स टू गेट फीडबैक if there is any requirement of changing or betterment, so they will do it. ठीक है, तो इस वजह से जो है एंटरप्रेन्योर इस वजह से भी फीडबैक जो है वो गेट करने के लिए बहुत विलिंग होता है, क्योंकि उसको ये होता है कि भाई जो क्रिएटिविटी हुई है उसमें माइट भी पॉसिबल कि कोई चेंजिंग या लोग चाहते हो कि इससे भी बेटर कुछ हो या फिर ये इनफ है, जो भी फीडबैक है वो पहले ही से पता चल जाए. तो दैट्स व्हाई ही डिजायर टू ऑफ इमीडिएट फीडबैक. नेक्स्ट वन इज हाई लेवल ऑफ एनर्जी. जैसे मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर इज हैज फुल ऑफ एनर्जी, सो दैट्स व्हाई ही इज विलिंग टू डू each and everything. He wants to take all the responsibilities over his shoulders, and he is full of confidence in their ability to succeed. So that's why he has high level of energy. ठीक है, उसके ऊपर वैसे भी बहुत ज्यादा बर्डन होता है, बहुत ज्यादा जो है उसके एंटरप्रेन्योर के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं. दैट्स व्हाई ही मस्ट हैव हाई लेवल ऑफ एनर्जी. इफ ही डजंट हैव एनर्जी so he will lose his business. ठीक है, तो ये हम जो है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोफाइल है. इसके बाद फर्दर और भी पॉइंट्स एंटरप्रेन्योर प्रोफाइल के, उसमें है फ्यूचर ओरिएंटेशन. सही है, जो एंटरप्रेन्योर होता है बेटा दे आर फ्यूचर ओरिएंटेड. ठीक है, ये जो होते हैं ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं और इनको यही होता है कि
जो भी ये अभी एफर्ट्स कर रहे हैं और जो भी स्ट्रगल हो रही है, तो इसका फ्यूचर में जो है इसका फ्रूट मिले, ठीक है। और जो इन्होंने फ्यूचर में गोल बनाया हुआ है कि ही हैज टू अचीव दैट गोल और दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया, सो इस वजह से ये जो है फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होते हैं और उस फ्यूचर के गोल को गेट करने के लिए ये प्रेजेंट में बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, सही है। इसके बाद है स्किल एट ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। स्किल्स बहुत ज्यादा होती है ऑर्गेनाइज करने की, उनमें ये क्या करते हैं बेटा, स्किल्स इंटरप्रेन्योर ना सिर्फ जो है वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और इनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अबाउट hiring and recruiting of the labor forces and how to invest or financing, how to invest the money or where he should have to invest it, or from where he should get the debt financing or how will he recover it from it. सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके पास मौजूद होती हैं और इनको ही हैज टू ऑर्गेनाइज इट इन अ वेल मैनर, so then he will get the goal which he viewed or visualized in his present time. Okay, so that's why skill at organizing it entrepreneur की प्रोफाइल है। द नेक्स्ट वन और लास्ट वन प्रोफाइल इज वैल्यू ऑफ अचीवमेंट ओवर मनी। बेटा अगर मैं बात करूं आपके से एक बिजनेसमैन की और एंटरप्रेन्योर की, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात तो ये, तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस काफी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए जस्ट ये बताऊंगी कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनका मेन मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। बट इंटरप्रेन्योरशिप का जो मेन मोटिव होता है, इनका मेन मोटिव होता है टू अर्न अचीवमेंट फर्स्ट, ठीक है, एंड देन मनी और वैल्यू, ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो काम करते हैं, वो एफर्ट्स करते हैं अपने टू अर्न द प्रॉफिट, बट एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं तो वो एफर्ट्स करते हैं फॉर गेटिंग द अचीवमेंट्स और फेम, ठीक है, फर्स्ट एंड देन दे स्ट्रगल फॉर द मनी और प्रॉफिट, ठीक है। द अनदर वन डिफरेंस इज दैट बिजनेसमैन जो होते हैं वो कभी भी क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाते, जो चीज जैसी है उसको उसी तरह से एज इट इज जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के थ्रू जो है वो कैरी ऑन करते हैं और वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। बट इंस्टीड ऑफ इट एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो जो होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं, वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं अपनी, वो इस चीज को प्रेफर करते हैं कि वो कोई भी बिजनेस मार्केट में जब आ रहे हैं तो वो कुछ नया लेकर आए और उनका नाम हो और उनकी फेम हो, उनकी अचीवमेंट्स हो। सो दैट्स व्हाई देयर इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन। एंड द लास्ट पॉइंट इज आल्सो सेइंग इट दैट वैल्यू ऑफ अचीवमेंट ओवर मनी। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो वैल्यू किसको देते हैं, अचीवमेंट को, ओवर मनी, मनी से ज्यादा किसको दे रहे हैं वो वैल्यू, money से ज़्यादा achievement. Got it? Now move to the next slide. Here are the benefits of entrepreneurship. The first one is the freedom to pursue your own vision. ठीक है, यहाँ पर जो है फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है द फ्रीडम टू परस्यू योर ओन विजन. You can have your own view of the world, and entrepreneurship is the only value where you pursue that view and see the futures of your vision. मैं ये कह सकती हूँ कि इनके अंदर एक जो है वो फ्रीडम होती है, इनको जो है रिलैक्सेशन होती है कि इन्होंने जो विजन देखा है इनको बस वही अकम्प्लिश करना है, कोई और इंटरफेरेंस इसमें नहीं होती, ठीक है। कोई अदर पर्सन इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है और दे हैव द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलाउ यू डू योर ओन थिंग्स एंड परस्यू दोज एरियाज दैट यू फील पैशनेट अबाउट, ठीक है। यहाँ पर ये हो रहा होता है ना कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, भाई मैं जो चाहूंगी मैं वो करूंगी, मैंने जो विजन देखा है उसको, उस विजन को, उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी मुझे स्ट्रगल करनी है, आई हैव टू प्रिपेयर और आई हैव टू ऑर्गेनाइज माय ऑर्गेनाइजेशन लाइक इन दैट वे दैट आई विल गेट द गोल और अचीव दैट गोल इन फ्यूचर, ठीक है। So that's why here is the benefit of entrepreneurs, that no one interfere in his business and he has the freedom to pursue his own vision.
ठीक है। The next one is the control and flexibility you have over your own time. ठीक है। If I am talking about the time issue, so beta, here is the control and flexibility entrepreneur have on their own time. ठीक है। As they are their own boss, so they work when they want. ठीक है। ये अपने खुद के बॉस होते हैं और ये जिस तरह चाहते हैं उस तरह से जिस वक्त चाहेंगे उस वक्त काम कर रहे होते हैं। इनके पास कोई बर्डन नहीं होता इस चीज का, बिकॉज इनके पास अदर बर्डन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। दे हैव अदर बर्डन, मोर अदर बर्डन देन दिस। ठीक है। बट अगर मैं एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, एक सैलरी पर्सन से अगर मैं इनका कंपेयर करूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक सैलरी पर्सन चाहे वो उनके पास टाइम जो होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होता है एक, लेकिन इनके पास ये होता है कि इनको एवरी टाइम दे हैव टू डू देयर ओन वर्क। ठीक है। ये द नेक्स्ट वन स्लाइड इज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड गेन नॉलेज. I can say that entrepreneurs have the benefit of opportunity to learn and gain the knowledge, because they have to do each and every, they have to do work in each and every segments or sectors in their business. Like they have to do or they have to look over their finance sectors. They have to do work on their admin sectors. They have to do work in their operational sectors. They have to do in each and every sectors all the work. So they got, or they are getting more knowledge, and they are learning more things related to the different sectors or fields. So they have the abundant knowledge about different terms and different sectors. और ये भी कहा जा सकता है कि अगर हम बात करें कि जरूरी नहीं कि ये वर्क करें वहाँ पर, बट दे हैव टू कीप देयर आई ऑन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इस सिलसिले में भी यही होता है बेटा कि जब ये इनको हर चीज को देखना पड़ता है तो फिर इनको नॉलेज होती है हर सेक्टर के बारे में. So I can say that the entrepreneur has a full of knowledge regarding most of the sectors of an organization. The highs and lows of self-employment. Highs and lows का मतलब ही है ये बेटा यहाँ पर कि जो हम इस तरह से कह सकते हैं हाइस एंड लोज को, कि सेल्फ एम्प्लॉयर जो होता है उसने बहुत ज्यादा अप्स भी देखे होते हैं, डाउन्स भी देखे होते हैं. उसको पता होता है ही कैन सर्वाइव इन हिज लो टाइम, और ही कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज ऑन हिज high time. So that's why I can say that benefits है ये entrepreneur के self employment होती है उनकी, और उसमें उनको जब high peak आता है उनके business का, entrepreneurship का, organization का, so they can get the fruits on it. The next one is the confidence you gain in knowing that you can do it. ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि entrepreneur have the confidence that they can do anything, and he must have to have this spirit like I can do anything. ठीक है। तो अगर ये वाली स्पिरिट होगी तो ये बहुत अच्छी बात होती है, और बेनिफिट है ये एंटरप्रेन्योरशिप का कि उनको इस चीज की का कॉन्फिडेंस मिलता है कि आई कैन डू एनीथिंग. Potential earning exceeds a salaried employee. ठीक है। That is also the benefit. If I compare a salaried person with the businessman or entrepreneur, so I can see that they earn a lot of money than a salaried person. ठीक है। So this is also a benefit of an entrepreneur. The next one is business owner reaps the full rewards. Whatever, anybody can do anything related in his organization, but the title of reward or the fame just only will be entitled to the entrepreneur. ठीक है। ये होता है ना यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जब पीक पे जाती है अपनी बहुत ज्यादा, तो उनके जो उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर होते हैं उनका नाम ज्यादा होता है. ठीक है, उन्हीं का नाम होता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो एंग्रो कंपनी में इतने स्किलफुल लेबर्स हैं, बट बात किसकी होती है कि एंग्रो कंपनी में जो उनका ओनर है उनकी बात होती है कि भाई एंग्रो कंपनी का बिजनेसमैन ये है और उनके रिवॉर्ड्स ये है. ठीक है, अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी अचीवमेंट में सॉरी बेनिफिट्स एंटरप्रेन्योर्स की बात होगी. ठीक है,
Now come to the drawbacks in entrepreneurship. सिर्फ और सिर्फ हर चीज के benefits नहीं होते, जैसे कि हम सबको पता है there are some drawbacks of each and everything. So that's why I'm going to explain you some drawbacks of entrepreneurship. First one is life cycle of a business venture. We know that recession, boom, prosperity, depression, this is the life cycle of a business. तो बेटा जब बूम होता है, बूम पीरियड होता है, तब तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है, बट अगर डिप्रेशन है या फिर रिसेशन पीरियड है, so an entrepreneur can have to face so much issues, and he has to improve his survival level, or he has to establish his business in another way which can increase his productivity. So that's why life cycle of business venture जो होता है, business का risk जो होता है life cycle का, वो बहुत ज्यादा जो होता है वो मैटर करता है एक entrepreneurship में. The failure of new small firms. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर न्यू बिजनेस की मैं बात करूं, तो न्यू बिजनेस और वो भी इंटरप्रेन्योर अगर ओपन कर रहा हो, तो वो कुछ इनोवेशन और क्रिएटिविटी लेकर आता है, but it is not possible, or it is not guaranteed that he will achieve that business. ठीक है, और अगर उसको फेल का सामना करना पड़े और वो डाउनफॉल हो जाए, वो बिजनेस ना चल पाए, हो सकता है उसमें लैकिंग हो गई हो किसी प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो सो दैट इन दिस वे ही विल लूज दिस न्यू स्मॉल बिजनेस. ठीक है, और ये ड्रॉबैक हो जाता है, इससे वो अपना जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी वो भी डूबती है, और उसकी जो भी क्रिएटिविटी, टाइम पीरियड, उसने जो भी इसमें इन्वेस्ट किया होता है, तमाम चीजें उसकी जो होती है वो लूज कर जाता है. मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, ये एक और जो है ड्रॉबैक होता है. जरूरी नहीं है हमने जो अभी डिसीजन जो है वो प्लान किया है वो इन फ्यूचर जो है वो वर्केबल हो. माइट बी पॉसिबल वो इस सिचुएशन में, इस एनवायरनमेंट में, इस सर्कमस्टेंसेस में तो वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज इन फ्यूचर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, और उस वजह से जो है आपने जो डिसीजन जो भी बनाया था या इसके लिए स्टेप लिया था, वो उस वक्त वर्केबल ना हो, तो इन दिस वे he is also have to face the losses. Poor quality of the analysis of business plan. जरूरी नहीं है कि इंटरप्रीनियोर जो है वो हमेशा बहुत एफिशिएंटली ही जो है एनालाइज करे, अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करे, प्लान करे. समटाइम्स जो होता है वो जो है एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को, और फिर इस तरह से क्या होता है कि इंटरप्रीनियोर को यहाँ पर भी प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं. A range of ethical problems. Sometimes entrepreneur have to face ethical problems as well. Legal considerations. Legal consideration की बात करूँ तो he have to face the issues of legal consideration as well. As we all know that in any business, any organizations, there are most of the work of legal in consideration. So that's why they have needs of some lawyers, or they also have some knowledge about the legal and legal issues. So that's why if he don't know about the rules and regulations and legal consultation, so then he will have to also face drawbacks or difficulties in his entrepreneurship. Now move to the phases of entrepreneurship process. Beta, I have drawn here a spider diagram, and in this way you can get it easily. First process is discovery. Whenever an entrepreneur want to organize an entrepreneurship or a business, he must first discover that in which specific product he have to do work. ठीक है, सबसे पहले तो उसको ये जो है वो सर्च आउट करना पड़ता है कि उसको किस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, किस पर्टिकुलर चीज को जो है वो जो है उसके लिए वर्क करना है, उसको अपने बिजनेस का पार्ट बनाना है. किस पर्टिकुलर, लेट सपोज मैं एक व्हील चेयर की बात लूं कि मैंने पहले तो मैंने ये सोचा, डिस्कवर किया कि what should I use to do for my business, for starting my business. So I just click, my mind just clicked that I have to make some wheelchairs which will comfortable for the patients.
So first of all, I have to discover that what my business required, that what should I manufacture in for starting my business. So मैंने जो है वो सजेस्ट कर लिया कि मुझे जो है क्या करना है, मुझे व्हील चेयर्स बनानी है. नाउ द सेकंड स्टेप इज डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान. अब मुझे बिजनेस प्लान बनाना है, दैट हाउ कुड आई प्लान अ बिजनेस, और मुझे क्या करना होगा, इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे. तो डेवलपिंग और बिजनेस प्लान ऐसे ही नहीं हो जाता. जब मैंने सोच लिया है कि मुझे व्हील चेयर्स बनानी है, और ऐसी व्हील चेयर्स जिसमें मुझे कुछ इनोवेशन लेकर आनी है, और उस इनोवेशन के थ्रू जो आज पेशेंट्स जो हैं, जो कुछ सफर कर रहे हैं और उनको जो है इश्यूज हैं, जिन जिन लोगों को जो व्हील चेयर यूजर्स हैं, तो आप क्या करोगे, पहले तो उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करोगे, एंड देन फिर आप जो है उन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ मूव करोगे, उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की तरफ जहां वो व्हील चेयर्स बनती है. ठीक है, and then you will get the essence of all the preparation or planning, and then you develop a business plan. ठीक है, फिर उसके बाद आप बिजनेस को प्लान करते हो कि किस तरह से आप इसको प्लान करना है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. Then you have need of resourcing. The third one step is resourcing. You have to need of resources. What kind of resources? Like finance, and labor forces, human capital, and capital. These types of resources you have required if you start a business. So जब आपने business सोच लिया कि इस particular product के लिए करना है, then you have prepared the plan of business, and then you have to gather the resources. आपको जो है finance लेना होगा. Finance दो तरह के होते हैं, debt financing और equity financing. तो equity financing भी हो जाएगा आपका, और debt financing आप बैंक्स वगैरह से किस सोर्स से गेट करोगे. एंड देन यू हैव टू recruit or hire the labor forces efficient labor forces. Like we in every organization we have requirement of three types of labor force: skilled labor force, semi skilled labor force, and skilled labor force. So तीनों जो labor force है, we all the organization have the requirement of these three. उसके बाद जो है हम क्या करना होगा, मैनेजिंग कंपनी. उसके बाद हमें क्या करना होगा कि जब हम ये स्टार्टअप कर देंगे, सेटअप प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, देन वी हैव टू मॉनिटर इट. हमें इसको मॉनिटर करना होगा, मैनेज करना होगा. कोई डिफिकल्टी किसी सेक्टर में आ रही है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट एक सेक्टर नहीं होता. फाइनेंस का अलग सेक्टर है, एडमिन अलग सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर अलग है, ऑपरेशनल सेक्टर्स अलग होते हैं. इन दिस टाइप देयर आर सो मैनी सेक्टर्स, सो दे हैव टू मैनेज ऑल द सेक्टर्स, मैनेजिंग द कंपनी. देन जब हम हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हुई, हमने व्हील चेयर बना ली, अब हमने टेस्टिंग के लिए जो है लोगों को, पेशेंट्स को बिठाया उसमें. देन वी रियलाइज्ड एंड देन वी गेट द फीडबैक दैट इट इज comfortable, or some people say that if there are some another thing, whatever they want, so they give an advice to you that you might do it, or it will become more comfortable for us. So then you have to do that particular thing as well. तो हार्वेस्टिंग में आपको ये करना होता है कि आपको जो है जब आप पूरा सैंपल चेक करवाते हो, टेस्ट करवाते हो, देन आपको जो है मॉनिटर करने के बाद आपको देखना पड़ता है कि जो आपने क्रिएटिविटी की है, अगर वो ओके है तो देन इट्स गुड, और अदरवाइज अगर ओके नहीं है तो आपको फिर आगे उसको फर्दर जो है वो बेटरमेंट करनी पड़ती है उसकी, उसको और ज्यादा क्रिएटिव करना पड़ता है, लोगों के इश्यूज सुन के उसके हेल्प के थ्रू जो है उसको और ज्यादा कंफर्टेबल बनाना होता है. ठीक है, और इसके साथ साथ हार्वेस्टिंग का ये भी प्रोसेस होता है कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न अगर है तो आप उसको टाइम टू टाइम जो है वो गो थ्रू करते रहो कि इज देयर एनी डिफिकल्टी, और इज देयर एनी इशू रिगार्डिंग दैट, और if there is, so the company or entrepreneur have to think about it, that how could they resolve it. Now the next one slide is the cultural diversity of entrepreneurship. सही है, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी है. यंग एंटरप्रेन्योर्स, अगर मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करूँ तो इसमें अंडर 18 नहीं, 8 to 24 ईयर्स जो हमारी यूथ है वो आती है. ये इन्होंने अभी जो हमारे पास यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो बहुत ज्यादा इन है, और क्योंकि आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करने की जरूरी नहीं है कि हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो. अब हमारे पास जो है डिजिटल जो है एरा है, और हम ऑनलाइन भी अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ आवर वन क्लिक. ठीक है, तो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जेटिक हैं, और वो
चाहते हैं कि वो कम वक्त में और बहुत अपने माइंड को और अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करते हुए they want to get they want to earn more money and they want to get more fame. So that's why there is the diversity of entrepreneurship. So first one is young entrepreneur, another one is women entrepreneurs. We can see that जो women's हैं वो भी बहुत ज़्यादा empower हो गई हैं और वो अपने entrepreneurship कर रही हैं, creativity दिखा रही हैं. इसकी example अगर मैं online की लूँ तो online में अगर आप देख सकते हो online baking, online boutique, etc. That types of entrepreneurship they have started and they earn fame as well as money as well. Now the third one is immigrant entrepreneurs. Immigrant who are immigrant. इमिग्रेंट बेटा वो होते हैं जो कि एक कंट्री में गए होते हैं अपने कंट्री को छोड़ के और उस कंट्री में जाके वो बिजनेस सेटअप करते हैं. ठीक है, वहां पर बिजनेस सेटअप करते हैं, वो अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन वहां पर जो है इन्वेस्ट करके और वहां से उनको पता होता है कि यहाँ पर हर सोर्सेस अवेलेबल है, तो हमें अपने कंट्री के बजाय कि हम अपने कंट्री में रह के उस चीज को इम्पोर्ट करें, यहाँ पर शिफ्ट होकर यहाँ पर अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हर चीज इजिली अवेलेबल है. दैट्स वाई इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ज्यादा इन हो गई है क्योंकि कॉस्ट को कर्टेल करने के लिए अच्छी बात ये होगी कि आप जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हो, तो उसकी जो रॉ मटेरियल्स हैं और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड होती है वॉट एवर द थिंग, वो जहाँ जिस कंट्री में अवेलेबल है इजिली, यू शुड मूव दैट on that country and you must start your entrepreneurship and at that country from their country. Okay, the last one is minority entrepreneurs. Minority में जो है हमारे अमेरिका और हमारे एशिया के कंट्रीज आते हैं. हमारे यहाँ ट्रेंड बिल्कुल नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का. हम लोग जो है वो कंसीडर करते हैं कि हम जो है कहाँ जाएं, हम लोग जो है वो जॉब की तरफ जाएं. हमारे यहाँ ये होता है कि हम बहुत अच्छा पढ़कर भी ये बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छी जो है कोई जॉब मिल जाए, यानी कि हम जो है सैलरीड पर्सन बनना प्रेफर करते हैं कंपैरेटिवली इसके कि हम अपना खुद का बिजनेस एक छोटा सा ही स्टार्ट करें और हम एंटरप्रेन्योर बन जाए. So that's why there are four entrepreneurships, diversification, and I have explained it. Now the last one is types of risk and entrepreneur faces. There are several types of entrepreneur risk and entrepreneur faces, but here are some. A competitive risk, जैसे मैंने आपको बताया कि परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल जो है प्रोड्यूसर होते हैं, तो जब मल्टीपल प्रोड्यूसर होंगे तो वहां पर कंपटीशन रिस्क बहुत ज्यादा हाई होगा. The another one is technological risk. Technological risk भी बहुत ज्यादा होता है भाई. हमारे कंट्री में जो है टेक्नोलॉजी बहुत सालों बाद इंट्रोड्यूस होती है जो कि पहले ही बहुत हो चुकी होती है. That's why entrepreneur faces the technological risk. Might be possible कि इस कंट्री में रह के कोई जो है पाकिस्तान में रह के कोई बहुत अच्छा कुछ अचीव करना चाह रहा है जो वर्ल्ड में कहीं किसी ने ना किया हो, लेकिन उसको कहाँ पर लैकिंग आ रही है टेक्नोलॉजिकल रिस्क में, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि वो जो उसका विजन है उसको अचीव कर सके. ठीक है, पॉलिटिकल एंड लीगल रिस्क बहुत आ जाते हैं. एक एंटरप्रेन्योर है, उसने जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है बिना ये सोचे अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस को कि पॉलिटिकल कोई रिस्क ना आ जाए, कोई अनसर्टेनिटी ना आ जाए हमारे मुल्क में. और अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा जो है वो पॉलिटिकल रिस्क होता है हर वक्त का, तो एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इसके अलावा इकोनॉमिकल रिस्क है बेटा. अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी जैसे कोविड चल रहा है 19, तो इसमें एंटरप्रेन्योर को भी बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है इश्यूज. इकोनॉमिकल हमारे इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इस वजह से जो भी प्रॉफिट का रेशो है वो बहुत ज्यादा कम होता चला जा रहा है हमारे कंट्री में. हमारे कंट्री में क्या, बल्कि हम अगर मैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात करूं तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है. फाइनेंशियल रिस्क की बात करूं तो फाइनेंशियल रिस्क भी होता है. समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ह्यूज फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है आपके गोल को अचीव करने के लिए, बट यू कैन नॉट गेट फाइनेंस एज यू रिक्वायर्ड. ठीक है, तो इन दिस वे ही हैव टू फेस दिस टाइप ऑफ रिस्क एज वेल. एम्प्लॉय रिस्क से मुराद ये है कि जिस टाइप का एम्प्लॉय आप रिक्वायर्ड करते हो और जिस पे स्केल पे आप रिक्वायर्ड कर रहे हो और जितना लॉयल आप रिक्वायर्ड कर रहे हो, माइट बी पॉसिबल वो एम्प्लॉय उतना जो है वो लॉयल ना निकले या वो इतना एक्सपर्टीज अपनी ना शो करे, ना वो इतना विलिंग हो, मोटिवेटिव हो अपने काम में. तो इस टाइप के रिस्क जो होते हैं एंटरप्रेन्योर हैज टू फेस दैट टाइप ऑफ रिस्क.
ठीक है। स्ट्रेटेजिक रिस्क की बात की जाए तो स्ट्रेटेजिक रिस्क में स्ट्रेटेजी आ जाती है हमारी। एंटरप्रेन्योर ने एट द बिगनिंग ऑफ हिज एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया होता है, तो स्ट्रेटेजी बनाई होती है कि मुझे इन इन चीज़ों को लेके चलना है, फॉलो अप करना है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है और इस तरह से मैं लेके चलूंगा। बट स्ट्रेटेजिक रिस्क में ये होता है कि हर टाइम एक जैसा नहीं रहता। आपने जो सोचा है, ऑर्गेनाइज किया है, प्लान किया है, आपने उस टाइम पीरियड के वक्त किया है जब जिस वक्त आप एग्जिस्ट कर रहे थे। बट इन फ्यूचर क्या होता है, यू डोंट नो अबाउट इट एंड यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर दैट टू टेक quick decision regarding anything which suffer from that time situation. ठीक है, so that's why strategic risk is not workable in many ways, and an entrepreneur must have the ability to take decision in a quick way, and he has the ability to resolve the issues quickly. ठीक है। The next one is health and safety risk. This is also the type of entrepreneur risk which he faces. Sometimes ऐसा होता है कि employees जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे होते हैं। कोई आपका प्रोडक्टिविटी एरिया ऐसा है जहाँ पर अगर वो काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक है और वो उनकी जो हेल्थ को इफेक्ट करता है। So in this way, entrepreneur has to face health and safety risk as well. द नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल रिस्क। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, और अल्लाह ना करे कि उस ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इफेक्ट पड़े फाइनेंशियली भी और लेबर फोर्स भी अगर उनकी खत्म हो जाए, तो इन दिस वे ही हैज टू फेस द एंटरप्रेन्योर रिस्क एज वेल। ऑपरेशनल रिस्क, इनकी बात करूं मैं तो ऑपरेशनल रिस्क ऑल्सो वी कैन वी एंटरप्रेन्योर हैज टू फेस। ऑपरेशनल रिस्क में हमारे पास जो आ जाते हैं वो नॉर्मली जो होता है वो हमारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का इश्यूज होते हैं कि माइट बी पॉसिबल वी आर नॉट एबल टू मीट आवर करंट लाइबिलिटी और वी आर नॉट एबल टू पे ऑफ आवर डेट। इन दिस वे एन एंटरप्रेन्योर हैज टू फेस all the risk. Now, I am going our slides. Our topic is has been completed. So now I am want to just for a minute. I have okay. Now I think hopefully you all have cleared about this topic, or अगर कोई question हो तो you can ask me in my WhatsApp number. और होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।